नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के अंदर झांकने वाले हैं जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी समझते हैं। एक कंप्यूटर, ये काम कैसे करता है? इसके पीछे का जादू क्या है? हमारे पास एक दस्तावेज है, कंप्यूटर मूलभूत सिद्धांत और घटक यात्रा .pdf। और आज हमारा मिशन है कि इस तकनीकी गाइड को एक दिलचस्प कहानी में बदल दें। हम कंप्यूटर के पुर्जे पुर्जे खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि ये बेजान हिस्से मिलकर आखिर कैसे इतनी शक्तिशाली मशीन बनाते हैं। बिल्कुल। और ये समझना मतलब सिर्फ इंजीनियरों के लिए नहीं है। ये जानना कि कंप्यूटर कैसे सोचता है हमें हमारी डिजिटल दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो कहाँ से शुरू करें? दस्तावेज की शुरुआत 3 बहुत ही सीधे साधे शब्दों से होती है: डेटा, प्रोसेसिंग और सूचना। सुनने में बहुत आसान लगते हैं, है ना? पर असल में यही कंप्यूटर की पूरी कहानी का सार है। और ये सिर्फ तकनीकी शब्द नहीं है। सोचिए, एक दुकान का कच्चा बिक्री डेटा बस नंबरों का एक ढेर है। 101, 15, 203। इसका कोई मतलब नहीं है, ये डेटा है। लेकिन जब कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है और ये नतीजा निकालता है कि मंगलवार को ब्रेड सबसे ज्यादा बिकती है, तो वो सूचना बन जाती है। अच्छा। और यही सूचना एक बिजनेस निर्णय का आधार बनती है। कंप्यूटर की असली ताकत यही है, अव्यवस्था से मतलब निकालना। वाह! तो ये सिर्फ गणना करना नहीं है, बल्कि मतलब बनाना है। मुझे दस्तावेज में दिया गया वो कारखाने वाला उदाहरण बहुत अच्छा लगा, जहाँ कच्चा माल मतलब डेटा अंदर जाता है और एक तैयार उत्पाद यानी सूचना बाहर आती है। थे एकदम। और उस कारखाने को चलाने के लिए 5 मुख्य काम होते हैं। पहला, कच्चा माल लेना यानी इनपुट। दूसरा, उसे कहीं रखना यानी स्टोरेज। तीसरा, उस पर काम करना यानी प्रोसेसिंग। चौथा, तैयार माल दिखाना मतलब आउटपुट। और पांचवा, और ये बहुत जरूरी है, इन सब पर नजर रखना यानी कंट्रोल। ये 5 काम हर कंप्यूटर करता है, चाहे वो आपकी घड़ी में हो या नासा के किसी सुपर कंप्यूटर में। ठीक है, तो इस कारखाने के अंदर कौन-कौन से मुख्य विभाग हैं? दस्तावेज कहता है कि हर कंप्यूटर सिस्टम 3 स्तंभों पर खड़ा है। हाँ, और ये है इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू और आउटपुट यूनिट। इसे ऐसे समझिए कि इनपुट यूनिट वो दरवाजा है जहां से कच्चा माल अंदर आता है। ठीक है। सीपीयू वो मुख्य फैक्ट्री फ्लोर है जहां सारा काम होता है, और आउटपुट यूनिट वो खिड़की है जहां से तैयार माल हमें मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों में से कोई भी एक हिस्सा अकेले कुछ नहीं कर सकता, वो एक टीम की तरह है। बिल्कुल। और असल में इनकी ताकत इनके बीच की रफ्तार पर निर्भर करती है। आपके पास दुनिया का सबसे तेज प्रोसेसर हो सकता है, लेकिन अगर आपका इनपुट या मेमोरी धीमी है तो पूरा सिस्टम धीमा हो जाएगा। हाँ, ये एक रिले रेस की तरह है। टीम उतनी ही तेज दौड़ती है जितना उसका सबसे धीमा धावक। चलिए, तो इस टीम के पहले खिलाड़ी से मिलते हैं, इनपुट यूनिट। इसका काम सिर्फ डेटा लेना तो नहीं है, है ना? ये उससे कहीं ज्यादा जटिल लगता है। बहुत ज्यादा। इसका सबसे जरूरी काम है एक तरह से अनुवाद करना। हम इंसान अपनी भाषा में बात करते हैं, शब्दों में, क्लिक्स में, तस्वीरों में। कंप्यूटर सिर्फ एक भाषा समझता है, बिजली का ऑन या ऑफ होना, मतलब 0 और 1, बाइनरी। हाँ, बाइनरी। तो इनपुट डिवाइस हमारी दुनिया और मशीन की 0-1 वाली दुनिया के बीच का पुल है। कीबोर्ड पर ए दबाना हमारे लिए एक अक्षर है, लेकिन कीबोर्ड उसे एक खास बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर को भेजता है। और हमारे पास ये अनुवाद करने के कई तरीके हैं। कीबोर्ड तो सबसे पुराना और सीधा तरीका है, लेकिन दस्तावेज में माउस के बारे में एक बात बहुत दिलचस्प लगी। पहला माउस प्रोटोटाइप 1964 में बनाया गया था। हाँ, डगलस एंजलबार्ट की टीम ने। ये सोचना भी कमाल है। उस समय कंप्यूटर विशाल कमरे जितने बड़े होते थे और उन्हें चलाने के लिए कमांड टाइप करने पड़ते थे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आप एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे से स्क्रीन पर चीजों को सीधे हिला डुला पाएंगे। ये उस समय के लिए तो साइंस फिक्शन जैसा रहा होगा। और आज तो हमारे पास टच पैड, स्कैनर, बारकोड रीडर, कितनी चीजें हैं। लेकिन मुझे ओसीआर तकनीक बहुत काम की लगी। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन या ओसीआर, ये वाकई एक जादू जैसा है। ये एक स्कैनर को सुपर पावर दे देता है। एक सामान्य स्कैनर किसी दस्तावेज की बस एक फोटो लेता है, लेकिन ओसीआर सॉफ्टवेयर उस तस्वीर के अंदर के अक्षरों को पहचानता है और उन्हें एक एडिटेबल टेक्स्ट में बदल देता है। सोचिए, आप किसी पुरानी किताब के पन्ने को स्कैन करके उसे एक वर्ड डॉक्यूमेंट में बदल सकते हैं,
जिसमें आप कुछ भी बदल सकें या कॉपी पेस्ट कर सकें। मतलब ये सिर्फ देखता नहीं, पढ़ता भी है। ठीक है, तो आप डेटा कंप्यूटर के अंदर पहुंच चुका है। अब आता है दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। और ये नाम बिल्कुल सही है। शरीर के सारे अंग दिमाग के बिना बेकार हैं, वैसे ही कंप्यूटर के सारे हिस्से सीपीयू के बिना सिर्फ डिब्बे हैं। ये न सिर्फ गणना करता है, बल्कि पूरे सिस्टम का मैनेजर भी है। कौन सा डेटा कहाँ जाएगा, कौन सा हिस्सा कब काम करेगा, ये सब सीपीयू ही तय करता है। आपने सीपीयू को दिमाग कहा, लेकिन दस्तावेज के अनुसार इसके अंदर भी 3 हिस्से हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट। इनमें से असली बॉस कौन है, मतलब फैसले कौन लेता है? बहुत अच्छा सवाल है। असली बॉस है कंट्रोल यूनिट, सीयू। इसे सिस्टम का ट्रैफिक पुलिस या मैनेजर समझिए। ये खुद कोई हिसाब किताब नहीं करता, लेकिन ये सबको बताता है कि क्या करना है। अच्छा। दूसरा हिस्सा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, जो कि असली कैलकुलेटर है। सारा गणित, जोड़ घटाओ और तर्क, मतलब तुलना करना, यही करता है। और तीसरा है मेमोरी यूनिट या रजिस्टर्स, जो सीपीयू की अपनी सुपर फास्ट छोटी सी डायरी है। ठीक है, ये थोड़ा थियोरी जैसा लग रहा है। अगर मैं अपने कंप्यूटर पर 2+2 एंटर करती हूँ, तो ये तीनों हिस्से असल में कैसे काम करते हैं? चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा धीमा करके देखते हैं। जैसे ही आप कीबोर्ड पर 2+2 दबाकर एंटर करती हैं, इनपुट यूनिट ये जानकारी भेजता है। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट यानी मैनेजर इस निर्देश को पकड़ता है। वो देखता है कि अच्छा, जोड़ने का काम आया है। ठीक है। फिर सीयू कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी रैम को निर्देश देता है कि 2 और 2 के मान को सीपीयू के अंदर की छोटी डायरी मतलब रजिस्टर्स में भेजो। फिर सीयू एएलयू मतलब कैलकुलेटर को? हाँ, कैलकुलेटर को सिग्नल देता है कि तुम्हारे पास रजिस्टर्स में जो 2 नंबर हैं उन्हें जोड़ दो। और एएलयू अपना काम कर देता है। फटाक से वो नतीजा 4 निकालता है और उसे वापस एक रजिस्टर में डाल देता है। और आखिर में सीयू आउटपुट यूनिट को निर्देश देता है कि इस रजिस्टर में जो 4 रखा है उसे स्क्रीन पर दिखाओ। ये सब कुछ पलक झपकने से भी करोड़ों गुना तेजी से होता है। कमाल है, ये तो एक पूरी टीम की तरह काम कर रहा है जो 1 सेकंड में लाखों बार एक दूसरे से बात करती है। आपने मुख्य मेमोरी यानी रैम का जिक्र किया। मेमोरी यूनिट की बात आई है तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में हमेशा कंफ्यूजन होता है। क्या इसे समझने का कोई आसान तरीका है? जरूर। प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम को अपने काम करने वाली मेज की तरह सोचिए। अच्छा, मेरी डेस्क की तरह, जिस पर मैं वही सामान रखती हूँ जिसकी मुझे अभी जरूरत है। ये एकदम सही एनालॉजी है। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो जरूरी फाइलें और औजार आप अपनी मेज पर रखते हैं ताकि वे तुरंत आपके हाथ लग जाएं। रैम बिल्कुल यही करती है। सीपीयू को जिस भी डेटा पर तुरंत काम करना होता है वो रैम से लेता है क्योंकि वो बहुत तेज है। और जैसे ही काम खत्म होता है या कमरे की बिजली चली जाती है, मेज पर रखा सामान हट जाता है। बिल्कुल, इसीलिए रैम को वोलेटाइल यानी अस्थिर कहते हैं। बिजली बंद होती है ये सब कुछ भूल जाती है। ये बस एक अस्थायी काम करने की जगह है। और जब आपका काम खत्म हो जाता है तो आप उस फाइल को कहाँ रखते हैं? अपनी अलमारी या फाइल कैबिनेट में, ताकि वो हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। बस वही सेकेंडरी मेमोरी है, आपकी हार्ड डिस्क या एसएसडी। अच्छा, तो सेकेंडरी मेमोरी एक स्थायी गोदाम की तरह है। जी। ये रैम से धीमी होती है, लेकिन ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब बिजली जाने पर भी अपना डेटा नहीं भूलती। जी, इसीलिए आपके सारे डाने, फिल्में और डॉक्यूमेंट्स हार्ड डिस्क पर सुरक्षित रहते हैं। तो संक्षेप में हमें दोनों की जरूरत है, तेजी से काम करने के लिए रैम यानी मेज और डेटा को हमेशा